नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आपको सुना रही हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास बड़ी दीदी का पहला भाग। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा भूमिका देना चाहूँगी। बड़ी दीदी शरदचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास है। यह उपन्यास रूढ़िवादी समाज में महिलाओं की पीड़ा और नारी पुरुष संबंधों को एक नए तरीके से प्रस्तुत करता है। इस कहानी में एक युवती भावना लेफ्टिनेंट अमर वर्मा से मिलती है और उस पर मोहित हो जाती है, लेकिन नियति उन्हें अलग कर देती है। अब सुनिए विस्तार में कहानी। प्रथम भाग। मिट्टी के दीपक में बाती और तेल डालती है। मिट्टी के दीपक में बाती और तेल डालती हैं तो वे दीपक के साथ एक सलाई भी रख देती हैं। उस सलाई का महत्व तब समझ आता है जब दीपक की लौ मध्यम पड़ने लगती है। बिना उस सलाई के, तेल और बाती के होते हुए भी दीपक का जलते रहना असंभव हो जाता है। सलाई से बाती को छूने पर दीपक की लौ फिर से तेज हो जाती है और वो अपनी रोशनी फैलाने लगता है। इसी प्रकार कुछ लोगों को भी समय समय पर सलाई की आवश्यकता होती है जो उन्हें प्रेरणा दे और उनकी बुझती हुई लौ को फिर से प्रज्वलित कर सके। सुरेंद्रनाथ का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही था। उसमें बुद्धि थी, उसमें आत्मविश्वास था, बल भी था, लेकिन ये सारे गुण होते हुए भी वो अपने आप कोई भी काम पूरा नहीं कर पाता था। वो जब काम शुरू करता तो बड़े उत्साह से करता, मानो कोई बड़ा काम करने जा रहा हो, परंतु जैसे जैसे समय बीतता उसका जोश ठंडा पड़ जाता। वो काम को अधूरा छोड़कर बैठ जाता। ऐसे समय में उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती थी जो उसे काम पूरा करने के लिए प्रेरित करे, उसकी बुझती हुई आत्मा को फिर से प्रज्वलित करे। ठीक उसी तरह जैसे दीपक की लौ को सलाई से उकसाया जाता है। सुरेंद्र के पिता पेशे से वकील थे और सुदूर पश्चिम में अपनी वकालत करते थे। उनका बंगाल से कोई विशेष संबंध नहीं था। सुरेंद्र ने भी वहीं से 20 साल की उम्र में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। हालांकि यह सफलता उसके अपने प्रयासों और गुणों का परिणाम नहीं थी। इसके पीछे उसकी विमाता की अथक मेहनत और सतत निगरानी थी। सुरेंद्र की विमाता उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। उसके बिना सुरेंद्र का जीवन मानो अधूरा था। उसकी विमाता का अधिकार और शासन इतना अधिक था कि कई बार सुरेंद्र खुद नहीं समझ पाता था कि उसका खुद का भी कोई अस्तित्व है या नहीं। वो सोचता, क्या मेरा कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व है या केवल अपनी विमाता की इच्छाओं का ही पालन करता हूँ। विमाता की इच्छा ही सुरेंद्र के जीवन का आधार बन गई थी। उसकी हर दिनचर्या, हर क्रियाविधि उसकी विमाता की ही मर्जी से होती थी। चाहे वो सोना हो, जागना हो, पढ़ना हो, परीक्षा की तैयारी करनी हो, सब कुछ उसकी विमाता के निर्देशों के अनुसार होता था। इस प्रकार सुरेंद्र ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन उसने कभी आत्मनिर्भरता नहीं सीखी। उसमें यह आत्मविश्वास नहीं था कि वह अकेले किसी भी काम को कुशलता से अंजाम दे सकता है। उसे हमेशा अपनी विमाता के निर्देशों की आवश्यकता होती थी। सुरेंद्र इतना निर्भर हो गया था
कि वो अपनी मूलभूत ज़रूरतों को भी नहीं समझ पाता था। उसे यह तक नहीं पता चलता था कि उसे कब भूख लगी है, कब नींद आ रही है। उसने अपने जीवन के 15 वर्ष इसी निर्भरता में बिता दिए थे। उसकी विमाता ने उसे इतना अधिक नियंत्रित किया था कि वो अपने लिए निर्णय लेना भूल चुका था। विमाता ही उसका हर कार्य सुनिश्चित करती थी। वो उसके दिनचर्या को लेकर हमेशा सतर्क रहती थी और कभी कभी तो वो सुरेंद्र को तिरस्कार और डांट फटकार के साथ अपने कार्य करवाती थी। बावजूद इसके वो उसे परीक्षा में उत्तीर्ण कराने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। मोहल्ले के लोग उसकी इस मेहनत की सराहना करते नहीं थकते थे। वे अक्सर कहते, सौतेली माँ होकर भी इस नारी ने जो किया है वो असाधारण है। सुरेंद्र की विमाता की सतर्कता और निगरानी की कोई सीमा नहीं थी। यदि कभी सुरेंद्र क्रोधित होकर कुछ कहता तो उसकी विमाता इसे बीमारी का लक्षण मान लेती और उसकी देखभाल में लग जाती। 3 दिन तक उसे साबूदाने का भोजन कराया जाता ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। उसकी विमाता न केवल उसके शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखती थी बल्कि उसकी मानसिक स्थिति, शिक्षा दीक्षा की प्रगति पर भी गहरी नज़र रखती थी। अगर वो देखती कि सुरेंद्र ने अच्छे कपड़े पहने हैं, वो किसी आधुनिक फैशन की ओर आकर्षित हो रहा है, तो तुरंत उस पर रोक लगाई जाती। धोबी के पास उसके कपड़े भेजने पर भी पाबंदी लगा दी जाती। सुरेंद्र का जीवन इसी तरह बीत रहा था। वो इस प्रकार के जीवन को सामान्य मान चुका था। उसे लगता था शायद सभी लोग इसी तरह का जीवन जीते होंगे, लेकिन कभी कभी उसके मित्र उसे कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर देते थे। उनमें से कुछ मित्रों का कहना था, अगर वो इंग्लैंड चला जाए तो उसके जीवन में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। एक दिन उसके एक मित्र ने उससे कहा, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को इंग्लैंड जाना चाहिए। वहाँ जाकर तुम अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ा सकते हो। जब तुम स्वदेश लौटोगे तो बहुत से लोगों का भला कर सकोगे। ये विचार सुरेंद्र को बहुत पसंद आया। उसे ऐसा लगा मानो उसके सामने एक नई दुनिया खुलने जा रही हो। उसके मन में स्वाधीनता की कल्पनाएं जागृत होने लगी। उसकी सोचने की शक्ति में एक नई ऊर्जा आ गई और उसने तुरंत अपने पिता से इंग्लैंड जाने की बात की। सुरेंद्र ने अपने पिता से निवेदन किया, पिताजी मुझे इंग्लैंड भेजने की व्यवस्था कीजिए। वहाँ जाने से मेरी उन्नति की संभावना है। उसके पिता ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और जवाब दिया, मैं इस पर सोचूंगा। परंतु इस बीच उसकी विमाता ने यह सुनते ही विरोध करना शुरू कर दिया और उसने हंसते हुए कहा, अगर सुरेंद्र इंग्लैंड जाएगा तो उसे संभालेगा कौन? वो तो इतना भी नहीं समझता कि कब उसे खाना खाना है, कब उसे सोना चाहिए। उसे अकेले इंग्लैंड भेजने का मतलब है जैसे किसी छोटे बच्चे को जंगल में छोड़ देना। विमाता के इस कटाक्ष से सुरेंद्र समझ गया कि उसके इंग्लैंड जाने की योजना धरी की धरी रह जाएगी। विमाता का यह तर्क इतना सशक्त था कि उसके विरुद्ध कोई भी प्रतिवाद करना असंभव था। अंततः सुरेंद्र ने इंग्लैंड जाने का विचार छोड़ दिया। उसके मित्र को इस बात से बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कोई अन्य उपाय नहीं सुझा सका। उसने केवल इतना कहा, ऐसा पराधीन जीवन जीने से तो बेहतर है कि तुम भीख मांगकर जीवन बिताओ। जो व्यक्ति एमए की परीक्षा पास कर सकता है उसे अपना
पेट पालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये विचार सुरेंद्र के मन में गहरे उतर गया। वो बार बार इस विचार पर सोचता रहा। अंततः उसने निर्णय लिया कि अब वह इस पराधीन जीवन को त्याग देगा। उसने निश्चय किया कि वह भीख मांगकर अपना जीवन बिताएगा, लेकिन पराधीनता में नहीं रहेगा। एक रात जब सब सो रहे थे, वो चुपचाप घर से निकल गया और स्टेशन पहुंचकर कलकत्ता की ट्रेन पकड़ ली। चलते चलते उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा था, मैं कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे मत खोजिए, क्योंकि मेरी वापसी की कोई संभावना नहीं है। सुरेंद्र के पिता ने जब यह पत्र पढ़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी को दिखाया और कहा, सुरेंद्र अब बड़ा हो गया है, उसके पंख निकल आए हैं, अगर वो अब भी उड़ान नहीं भरेगा तो कब भरेगा। इसके बावजूद उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। सुरेंद्र कलकत्ता में कहाँ गया, इसका कोई पता नहीं चला। चलिए अब पता लगाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना की आवाज़ में बड़ी दीदी उपन्यास का पहला भाग, जिसको लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने।